जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के नए लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 के टॉपिक नंबर 5 डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने यूनिट 1 का जो 4 टॉपिक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट, ये 4 टॉपिक हम लोगों ने देख चुका है पहले ही। जो लोग नए हैं वो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5 लोकतंत्र के बारे में। हम जो आज इस टॉपिक में जो देखने वाले हैं वो पहला हम देखेंगे व्हाट, मतलब डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। इसके टाइप्स देखेंगे। इसके टाइप्स में भी हम मेजर टाइप्स देखेंगे और अदर टाइप्स, अन्य टाइप। मेजर टाइप में भी 8-9 टाइप्स हैं और अदर्स में भी 8-9 टाइप्स हैं। इसमें हम पूरा कंक्लूड कर लेंगे, पूरा डेमोक्रेसी इसी में आपका आ जाएगा। इसमें से आपका इसमें इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूटेगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोकतंत्र की। लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में, और जो डेमोक्रेसी है इंग्लिश वर्ड, इसका जो डेमोक्रेसी लिया गया है वो लिया गया है ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा से। और ये यूनानी भाषा से जो लिया गया है ये 2 शब्दों के मेल से बनता है। इसको हम लोग पहला कहते हैं डेमोस और दूसरा कहते हैं क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है सिटीजन, प्रजा, और क्रेटोस का मतलब होता है पावर, रूल। इसको हिंदी में कहते हैं शक्ति, नियम। और ये दोनों को मिला करके जो बनता है वो कहलाता है, एक स्टेटमेंट आता है रूल ऑफ द पब्लिक। इसमें कहते हैं हम लोग जनता का शासन। और और जहाँ पे जनता का शासन होगा वो कहलाएगा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इसके आगे हम जो देखते हैं कि जो यूएसए है उसके 16वें प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है। उनका एक जो कोटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको आप सभी जानते होंगे। और जो यूएसए है वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। वो कहते हैं डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, रूल है किसका, गवर्नमेंट का, सरकार का। और इसमें कहते हैं वो कि ये जो डेमोक्रेसी है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, मतलब जनता का, जनता के द्वारा, और लास्ट में जनता के लिए। इसमें जो हम ये बोलते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में जो है ये इसको अरेंज करने के लिए भी दे देता है आगे पीछे करके। तो इसमें हम नंबरिंग कर लेंगे। फर्स्ट हो जाएगा ऑफ द पीपल, सेकेंड हो जाएगा फॉर द पीपल, और थर्ड में हो जाएगा बाय द पीपल। इसको सीरियल बाय ही लिखिएगा। इससे ये होगा कि आपको ये आगे याद भी हो जाएगा, और कभी इसको अगर अरेंज करने के लिए दिया तो आपको मिस्टेक नहीं होगा इसमें। इसके आगे हम एक और थिंकर को देखेंगे जिनका नाम है डाइसी। डाइसी कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वह पब्लिक का, मतलब जनता का बड़ा भाग उसमें शामिल होता है, मेजर पार्ट। सभी शामिल नहीं होते लेकिन एक उस जनता का जो है बड़ा भाग उस डेमोक्रेसी में शामिल होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें जो गैटल है। गैटल कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो है पॉलिटिकल एजुकेशन, मतलब राजनीतिक शिक्षा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी को राजनीतिक शिक्षा किसने कहा, तो इसमें आप लिखेंगे गैटल। और तीसरा हम बात करते हैं शुम्पीटर। ये जो शुम्पीटर है वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो फॉर जनरल वेलफेयर, मतलब सामान्य कल्याण हेतु होती है। ये सामान्य कल्याण कैसे होगा, उसके लिए जो होगा क्या होगा, डेमोक्रेसी जो होगी वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पे काम करेगी, मतलब संस्थात्मक संरचना के ऊपर ये वर्क करेगी। संस्थात्मक संरचना मतलब जैसे कि हो गया गृह मंत्रालय, और भी अदर जो मंत्रालय हैं सब में अलग अलग बटा हुआ है। फिर उस स्टेट में सीएम हो गया, केंद्र में पीएम हो गया। इस तरह से जो संस्थागत तरीके से जो संरचना बना हुआ है उसी को कहते हैं, ये जो काम करेगा वो लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। यहाँ पे जो है अब हम कंक्लूड करें तो एक बात आती है, जैसे कि अब्राहम लिंकन हो गया, डाइसी हो गया, शुम्पीटर हो गया, इनके बात से एक जो हम निर्णय ले सकते हैं कि इनका जो भी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी को लेके, वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो जनता के, मतलब पब्लिक के सेंटर में रख के कार्य करता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। इसके हम यहाँ पे मेजर टाइप्स देखेंगे, जो 9 टाइप्स हैं इसके।
इसमें जो मेन टाइप्स में हम देखेंगे डेमोक्रेसी का, वो देखेंगे जो सबसे पुराना या सबसे प्रचलित डेमोक्रेसी का जो प्रकार है उसको हम देखेंगे इसमें। तो इसमें हम फर्स्ट में देखेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको तो आप सभी भली भांति जानते होंगे। इसमें दूसरा हम देखेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पॉइंट नंबर 3 में है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। पॉइंट नंबर 4 पे आप लिख लीजिए क्लासिकल लिबरल डेमोक्रेसी, शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र। फिफ्थ नंबर पे हम देखते हैं प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, बहुलवादी लोकतंत्र। छठे नंबर पे हो गया कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी, इसको साम्यवादी लोकतंत्र कहते हैं। सातवें नंबर पे हम देखते हैं क्वासी डेमोक्रेसी, इसको हम लोग कहते हैं अर्ध डेमोक्रेसी, इसमें डेमोक्रेसी है भी नहीं भी। आठवें नंबर पर हम देखते हैं मैनेजरियल डेमोक्रेसी, इसको हम लोग कहते हैं प्रबंधकीय लोकतंत्र। और 9वें नंबर पे हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल डेमोक्रेसी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तत्वात्मक लोकतंत्र। यह जो है हमारे 9 ये डेमोक्रेसी के मेन टाइप्स हैं। तो हम लोग इसमें पहला शुरुआत करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम बात करें तो यहाँ पे जो पब्लिक है, जनता है, वो सरकार यानी गवर्नमेंट में सीधा भाग लेती है, सरकार के कानून बनाने में सीधा पार्टिसिपेट करती है। यानी कि जैसे मान लीजिए ग्राम सभा में होता था ना कि वहाँ पे जो जो भी निर्णय होते थे वो ग्राम सभा के द्वारा होता था। इसमें मान लीजिए जैसे कि इसमें कहा जा सकता है कि हम यहाँ पे अपना प्रतिनिधि को नहीं होता, इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यहाँ पे जो जनता है वो सीधा कानून बनाती है, इसमें कोई प्रतिनिधि उनका नहीं होता, कोई एमएलए कोई एमपी वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे जनता सीधे तौर से भाग लेती है। इसको एक और जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको लोकतंत्र का आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आपसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आइडियल फॉर्म ऑफ मतलब लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप क्या है, तो आप उसमें टिक करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा। आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक जो फैक्ट है कि आपने एथेंस का नाम सुना होगा, जो ग्रीक की राजधानी है आज भी। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम है एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिला था फर्स्ट टाइम। और ये अभी स्विट्ज़रलैंड के कुछ पार्ट में भी है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इंडिया में नहीं है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इसमें जो मॉडर्न पीरियड में हम बात करें कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सपोर्टर में हैं वो आते हैं रूसो। रूसो जो हैं वो कहते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम है वह वहाँ की जो जनता है वह 5 साल में एक बार आज़ाद होती है। मतलब जब वो वोट डालते हैं तो वो आज़ाद होते हैं और फिर 5 साल के लिए गुलाम हो जाते हैं। यहाँ पे जो रूसो का डेफिनेशन है वो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा थिंकर है जो कहता है जो इंग्लैंड की जनता 5 साल में एक बार आज़ाद होती है, वो दैट पर्सन इज रूसो। रूसो कहता है वंस इन अ 5 ईयर यूके में। एक बात यहाँ पे सामने आती है कि क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं, तो यहाँ पे सीधा जवाब आएगा नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां नहीं होती, राजनीतिक दल नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है प्रतिनिधि नहीं होता, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। यहाँ पे जो जनता है वो सरकार में सीधा भाग लेती है, यहाँ इस वजह से यहाँ पे राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसमें जो इसका जन्म हुआ है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वो एथेंस से हुआ है और इसे आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। और इसे मॉडर्न पीरियड में रूसो इसके सपोर्टर में है। अब हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जस्ट अपोजिट है, उसको उल्टा कर दीजिए तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। इसे जो मॉडर्न टाइम में पूरे वर्ल्ड में स्वीकारा गया है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, और जब प्रतिनिधि होंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां भी होंगी, राजनीतिक दल होंगे, और राजनीतिक दल रहेंगे वो सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट में सीधा उसमें काम नहीं करती है, वो अपने प्रतिनिधि को सरकार या कानून बनाने में भेजती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो संस्थाओं के द्वारा चलाया जाता है। यह जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब प्रायोगिक है। इसमें जो है हाइपोथेटिकल नहीं होता, इसको प्रयोग में लाया गया है। यह जो है इंडिया में है, यूएसए में है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम थर्ड में देखेंगे प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र।
प्रक्रियात्मक लोकतंत्र जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही एक रूप है। उसी का ये हूबहू मिलता जुलता है। अगर आपसे कोई पूछ भी लिया जाए कि आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उस या प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, ये दोनों क्या सेम है, तो आप 100% सही कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों सेम है। यह जो है इसमें हम देख सकते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड इसमें जो होता है रिप्रेजेंटेटिव रूल होता है, मतलब प्रतिनिधि होते हैं इसमें। अगला, इसमें वोट डालने का सिस्टम होता है और इसमें वयस्क मताधिकार होता है। इसके आगे हम बात करेंगे जो प्रिंसिपल डेमोक्रेसी है, तात्विक लोकतंत्र है, वह भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का रूप है, पर्यायवाची है उसका। इसलिए इसको हम यहीं पे लिख दे रहे हैं कि जो प्रिंसिपल डेमोक्रेसी है वह भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक पर्यायवाची है। अब इसका आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, क्लासिकल लिबरलिज्म डेमोक्रेसी, शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के बारे में। यहाँ पे जो शास्त्रीय शब्द है क्लासिकल, यहाँ पे जब क्लासिकल जब भी आ जाए तो उससे मान लीजिएगा आप कि वो कोर हो जाता है, वो मेन पार्ट हो जाता है। और इसमें जो लिबरल आ गया, तो लिबरल जब भी आएगा, उदारवादी जो भी होते हैं वो जो हैं वो व्यक्ति को ज़्यादा शक्ति प्रदान करते हैं और राज्य को हमेशा नियंत्रित करने का बात करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र में कि यहाँ पे जो होता है वो मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है, मतलब बहुमत का शासन होता है। दूसरा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं। और तीसरा जो है वो उत्तरदायी सरकार होता है, यहाँ पे मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। तो ये तीनों चीज़ जो है वो आपको इंडिया में देखने को मिलती है, और कुछ कंट्री में वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इंडिया में देखने को मिलती है, यूएसए में देखने को मिलती है। इसमें एक और बात है कि जो डेमोक्रेसी है यहाँ पे शास्त्रीय लोकतंत्र में, वो एज अ लाइफ स्टाइल हो जाता है, जीवन शैली हो जाता है। यहाँ के लोगों का ये एक तरह से लाइफ स्टाइल के रूप में हो जाता है डेमोक्रेसी। यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेसी को निरंकुशवाद से संरक्षण ही लोकतंत्र माना जाता है, मतलब कि जो निरंकुश सरकार है उससे बचने के लिए लोकतंत्र को लाया गया था। इसमें जो क्लासिकल लिबरलिज्म डेमोक्रेसी है इसके सपोर्टर में हम देखते हैं तो इसमें लॉक आते हैं, बेंथम आते हैं, ये दोनों जो है वो शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक में आते हैं। यहाँ पे निरंकुशवाद से ही संरक्षण, यहाँ जो ही आ गया ना वो लोकतंत्र, मतलब ओनली ये जो ओनली आ गया यहाँ पे कि निरंकुशवाद से संरक्षण ही लोकतंत्र। तो इसका जो खंडन करने वाले हैं, इसका जो खंडन किया गया इनके बातों का, यहाँ पे जो पहले नंबर पे थिंकर आते हैं वो है रेमंड एरो। स्पेलिंग पे यहाँ एरोन लिखा जाता है लेकिन बोलने में क्या आएगा, एरो। इन्होंने एक बुक लिखी, सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास। इन्होंने यह बुक लिखी थी 1950 में। यह करते हैं कि इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं CLD, मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म डेमोक्रेसी। इसमें जो ये कहते हैं कि जो ये शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र है वो वर्ग विभाजन का काम करता है। किस प्रकार से? ये कहता है कि इसमें जो है अमीर लोग हैं उनको सरकार के द्वारा बहुत सारी सहायता मिलती है, वो सारे सारे राज्य पे अमीर लोगों का नियंत्रण होता है और गरीब लोगों का शोषण होता है। यह इस प्रकार से शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र का खंडन करते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा जो देखते हैं, दूसरा थिंकर जो सारटोरी हैं, उनका जो बुक है डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये इन्होंने 1973 में लिखा है। सारटोरी जो कहते हैं कि जो ये सेल्फ रूलिंग है, स्वयं का शासन, यह एक प्रकार से भ्रम है। यहाँ पे जो है वो जनता का शासन नहीं है, ये जनता जो समझती है कि हमारा शासन है वो उनका एक प्रकार से भ्रम है। तो इनसे पूछा गया तो फिर क्या है, किसका शासन है, तो ये कहते हैं कि ये शासन ही एक प्रकार से कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। तो पूछा जाता है किसका प्रतियोगिता है, तो कहते हैं कि सत्ता पाने की प्रतियोगिता है। यहाँ पे लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं। अपना पार्टी अगर गलत भी कुछ निर्णय ले रहा है तो उसको समर्थन दे रहे हैं, और आज उसके जो अपोजिशन वाले हैं वो अगर कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो उनका क्रिटिसिज्म करते हैं, उनका बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उसको। सार्टोरी का एक स्टेटमेंट है, उसको आप लोग बहुत ही अच्छे से कोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। ये कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा नेताओं से नहीं, मतलब जो लोकतंत्र का खतरा है वो वास्तव में नेताओं से नहीं है बल्कि नेताओं के अभाव से है। इनके साथ जो तीसरे थिंकर आते हैं वो कार्ल मैनहाइम। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आइडियोलॉजी
एंड यूटोपिया। इस बुक को इन्होंने 1936 में लिखा है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। कार्ल मेनहाइम कहते हैं कि जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट में या शासन में सीधे भाग नहीं लेती है। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी में पब्लिक की इच्छा जानने के लिए जो है वो चुनाव कराया जाता है कि जनता जो है वो किसके पक्ष में है, मतलब जनता किसको चाहती है, किस सरकार को चाहती है, किसकी सरकार को चाहती है, इसकी जनता की ये इच्छा जानने के लिए चुनाव किए जाते हैं, ना कि जनता की भलाई करने के लिए। कोई भी सरकार आती है वो जनता की भलाई नहीं करती है, वो बस जनता की इच्छा जानती है कि वो चुनाव में किसको चुनते हैं। यहाँ पे हमने 5 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को देख लिया है। इसके आगे हम देखेंगे बहुलवादी लोकतंत्र को देखेंगे। और यहाँ तक आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जो 5th नंबर का है प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, बहुलवादी लोकतंत्र। बहुलवादी लोकतंत्र को LEP भी कहते हैं, मतलब लिबरल इम्पेरिकल प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं उदारवादी अनुभववादी सिद्धांत। मतलब ये जो लिबरल लोकतंत्र होता है, मतलब ये बहुलवादी लोकतंत्र में वो जो जनता है वो अनुभव के आधार पे इसमें कार्य होते हैं। इसमें बहुमत की बात होती है, अनुभव का बात होता है। इसमें जो एक थिंकर है जेम्स मैडिसन, उसको फाउंडर ऑफ दिस आइडिया, मतलब बहुलवादी लोकतंत्र के फाउंडर माना जाता है जेम्स मैडिसन को। आपको यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुलवादी सिद्धांत को जन्म किसने दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा जेम्स मैडिसन आपका। जेम्स मैडिसन ने इस थ्योरी को दिया, तो इसको एक और नाम से जानते हैं मेडिसिनल थ्योरी, मेडिसिनल डेमोक्रेसी, सॉरी मेडिसिनल डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। इसको भी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। यहाँ पे जेम्स मैडिसन कहते हैं कि गवर्नमेंट में, मतलब शासन में जो मेजोरिटी है, बहुमत की सरकार नहीं होती है। यहाँ पे जो सरकार होती है वो प्लूरल माइनॉरिटी की होती है, मतलब बहुल अल्पसंख्यक की सरकार होती है। इस थ्योरी में इनका बोलने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है सबको क्या चाहिए, पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। और सत्ता चाहिए तो सत्ता के लिए क्या होगा, संघर्ष होगा। और ये संघर्ष जो होता है वो क्या व्यक्ति करता है, नहीं, वो कोई ना कोई ग्रुप करता है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है और कोई ना कोई पार्टी करती है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में है वो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, आरजेडी है, जेएमएम है, आम आदमी पार्टी है। यहाँ पे पार्टियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन पार्टियाँ में लोग भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस पार्टी का जो निर्णय होगा वो अल्पसंख्यक लेंगे, मतलब जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो लेंगे। जैसे कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल लेंगे, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव हैं, बीजेपी में अमित शाह या नरेंद्र मोदी या इस बड़े बड़े नेता लेंगे, कांग्रेस में राहुल गांधी और कुछ जो गिने चुने नेता हैं वो लेंगे। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि पार्टी में बहुमत है, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जो निर्णय लेने का काम है वो बहुत अल्पसंख्यक कर रहे हैं। मतलब बहुमत में के होने के साथ साथ वहाँ के जो अल्पसंख्यक है जिनके पास पावर है वो ले रहे हैं। इसमें 2 और थिंकर आते हैं। पहला है चार्ल्स लिनलॉम्ब और दूसरा रॉबर्ट डहल। ये दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी है, जो इन्होंने बुक लिखी है 1980 में लिखी है। बुक का नाम है, बहुत बड़ा बुक का नाम है इनका, पॉलिटिक्स एंड मार्केट, द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम। इन्होंने अपने इस बुक में बहुलवादी और लोकतंत्र दोनों को मिला करके एक शब्द बनाया जिसको कहते हैं बहुल तंत्र। यहाँ पे जो बहुल तंत्र है वो किसके लिए यूज होता है, वो यूज होता है बहुलवादी लोकतंत्र के लिए यूज होता है। और इसको यूज किसने किया फर्स्ट टाइम, इसको यूज किया चार्ल्स लिंडलैम्ब और रॉबर्ट डहल ने। और कब यूज किया, इन्होंने 1980 में यूज किया। कहाँ इन्होंने 1980 में कहाँ पे किया, अपनी बुक पॉलिटिक्स एंड मार्केट द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम में किया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आपका दिमाग में सेट हो गया होगा। इनको जो है चार्ल्स लिंडलॉम और रॉबर्ट डहल को नव बहुलवादी लोकतंत्र विचारक भी माना जाता है, कहा जाता है इनको। हमारा जो नेक्स्ट है वो है कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी, यानी साम्यवादी लोकतंत्र। जहाँ पे भी साम्यवादी आएगा वो पूंजीवादी का विरोध करेगा। ये जो साम्यवादी लोकतंत्र है वो उदारवादी लोकतंत्र के विरोधी होते हैं, क्योंकि जहाँ पे उदारवादी होगा, लिबरल होगा, वहाँ पे पूंजीवादी की बात होगा, पॉलिटिकल राइट होंगे, लेकिन वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटीज़ नहीं होंगी। ये कहते हैं कि उदारवादी जो है वो बॉर्जियस डेमोक्रेसी, मानी कि बुर्जुआ वर्ग का लोकतंत्र है।
साम्यवादी जो हैं वो कहते हैं कि जब कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी का समाप्त हो जाएगा तब रियल डेमोक्रेसी वहाँ पे स्थापित हो जाएगा। तो इनसे पूछा गया कि भाई रियल डेमोक्रेसी क्या है, तो ये कहते हैं कि जब आर्थिक और सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस हो जाएगा, तो उसे हम रियल डेमोक्रेसी कहेंगे। इसके आगे हम बात करेंगे क्वासी डेमोक्रेसी यानी अर्ध लोकतंत्र की बात करेंगे। यह जो डेमोक्रेसी है वो साम्यवादी देशों में पाई जाती है, यानी कम्युनिस्ट कंट्रीज में होती है। इसके एग्जाम्पल पे हम ले सकते हैं पोलैंड, बुल्गारिया, हंगरी। हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि 1990 के पहले जो यूएसएसआर था, 1991 में इसका विघटन हुआ। उसके बाद जब यहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित हुई, इन देशों में जो डेमोक्रेसी होती है, यहाँ पे क्वासी डेमोक्रेसी जो होती है वह वहाँ पे लोकतंत्र प्लस तानाशाह दोनों होता है। इसका एग्जांपल पे हम चीन को भी ले सकते हैं। वहाँ पे नाम मात्र का सिर्फ वोटिंग होता है लोकतंत्र के नाम का। यहाँ जो मिश्रण है लोकतंत्र प्लस तानाशाह का, इसी को कहते हैं अर्ध डेमोक्रेसी, अर्ध लोकतंत्र। इसके आगे हम लास्ट जो बात करेंगे प्रबंधकीय लोकतंत्र, मैनेजरियल डेमोक्रेसी। यह जो है आपको रसिया में देखने को मिलेगा, रसिया ईरान में देखने को मिलता है। यह जो है गॉर्जियस स्टेज पे लोकतंत्र का है। ये मतलब यह पूरा तरह से लोकतंत्र हुआ नहीं है, डेवलप कर रहा है। यहाँ पे हम आज का क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आज इसके बाद जो हम अगला टॉपिक देखेंगे वो डेमोक्रेसी के जो अदर पार्ट्स हैं उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो मेजर पार्ट है, मेन पार्ट है डेमोक्रेसी का, मेन टाइप जो है वो इंड होता है। थैंक यू। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।